हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो आज वेब ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हाइगेन्स थ्योरम के बारे में बताएंगे। हाइगेन्स थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के व्यू से, और कुछ कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो इस लेक्चर को जो है आप लिखिए, कॉपी निकालिए और हार्ड कॉपी में श्योर एंड सर्टेन लिखें, ताकि जो है अपने से एक दो बार इसे रिवीजन कर ले। और इसे जब एक दो बार अपने लिख कर रिवीजन करेंगे तो आपको मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आपको जो है ना एक बार देखने पर जरूर याद हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का हाइगेन्स वेव थ्योरी। और बहुत इंपॉर्टेंट है हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या है। तो देखिए हाइगेन्स साहब ने हाइगेन्स हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या है। देखिए हाइगेन्स वेव थ्योरी जो है ना, हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या है कि सन 1678 ईस्वी में क्या हुआ कि हाइगेन्स साहब ने एक थ्योरी दिया। क्या? तो लाइट जो है ना, लाइट को उन्होंने वेव तो बोला ही, उन्होंने बोला कि लाइट हाइगेन्स हाइगेन्स थ्योरम, हाइगेन्स का जो है ना थ्योरम क्या है। देखिए हाइगेन्स का थ्योरम क्या है कि लाइट जो है, लाइट इज अ मैकेनिकल मैकेनिकल वेव। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, यानी लाइट जो है ना वह यांत्रिक तरंग है। प्रकाश जो है, प्रकाश, वह प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है। अब देखिए मैकेनिकल वेव है, उन्होंने बात बोला कि प्रकाश जो है वह कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। लेकिन जो है आज जो है ना, आज यह प्रूफ हो गया है कि लाइट जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आज जो है ना प्रूफ हो गया है। ऐसे देखिए इसमें लोग जब बोला कि हाइगेन्स जब बोले कि मैकेनिकल वेव है, तो लोगों ने एक सवाल उठाया कि अगर मैकेनिकल वेव है तो इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए आपको मीडियम, रिक्वायर्स मीडियम। यानी इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, जरूरी होना चाहिए, यानी माध्यम की जरूरत होती है। अगर यह यांत्रिक तरंग है तो बिना मीडियम का चलेगा नहीं। जैसे साउंड है, साउंड क्या है, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए। वैक्यूम में आप कितना हो, निर्वात है उसमें कितना हो चिल्लाइए, एक जगह से दूसरे जगह तक आवाज जाएगी नहीं। एक पर्सन की आवाज दूसरे पर्सन तक जाएगी नहीं। तो हाइगेन्स साहब इन्होंने ये बात बोल दिया कि यह मैकेनिकल वेव है तो इसके लिए क्या चाहिए, लाइट के लिए चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो लोगों ने सवाल यह उठाया कि अगर हाइगेन्स साहब मैकेनिकल वेव है तो बताइए जो यह सन है, यह सन है और यह अर्थ है, तो इसके बीच क्या मीडियम है। यानी हम पूरा, यानी स्पेस, यानी और जो सन है, सूर्य है, पृथ्वी है, इसके बीच जो है कहीं निर्वात नहीं है, माध्यम ही माध्यम। तो उन्होंने एक और थ्योरम दिया। उन्होंने कहा कि ठीक ऐसा है, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन किया इथर का हाइपोथेसिस, यानी इथर का कि नहीं, इनके बीच एक मीडियम है, वो क्या है, इथर, यानी इथर हाइपोथेसिस।
ईथर ईथर की अवधारणा दिया। तो देखो ईथर होता क्या है, ध्यान दीजिए, ईथर ईथर की अवधारणा है। ईथर की अवधारणा क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए ईथर जो है ना, इसकी अवधारणा क्या है, तो उन्होंने कहा कि वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम इज कॉल्ड ईथर। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मीडियम है सन और अर्थ के बीच जो क्या है, बहुत ही पतला, बहुत पतला तथा हल्का माध्यम को ईथर कहते हैं, ईथर कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि सन और अर्थ के बीच एक ऐसा वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम होता है, बहुत ही पतला और हल्का एक मीडियम होता है, वही ईथर है। उसी के सहारे लाइट आती है। लेकिन आज जो है ना, ईथर जो हाइपोथेसिस है, अवधारणाएं हैं हाइगेंस की, यह जो है ना, यह मान्य नहीं है। आज सभी कोई जान गया है कि लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। लाइट जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल वेव है क्या। तो इन्होंने ऐसा उस समय बात रखा कि लोगों के अंदर ही बात आ जाए कि सही में जो है मीडियम है और बिना मीडियम का लाइट नहीं चलती। लेकिन आज जो है ना, ये बात गलत हो गया है। अब देखिए हाइगेंस थ्योरम से क्या क्या मिला, यानी हाइगेंस मिटा दें, लिख लिए। देखिए हाइगेंस वेव थ्योरम से, हाइगेंस वेव थ्योरम से हमें क्या प्राप्त हुआ, हाइगेंस थ्योरम, हाइगेंस थ्योरी कैन एक्सप्लेन। देखिए हाइगेंस सिद्धांत परिभाषित करती है, किसको, एक्सप्लेन करती है। हाइगेंस थ्योरम देखिए हाइगेंस थ्योरम किसको किसको परिभाषित करती है। तो देखिए हाइगेंस थ्योरम जो है ना, यह एक्सप्लेन की किसको, तो रिफ्लेक्शन को, यानी परावर्तन। हाइगेंस थ्योरम एक्सप्लेन की किसको, एंगल आई बराबर एंगल आर। यह बोर्ड में पूछता है आपसे, हाइगेंस के वेव थ्योरम के बेसिस पर रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करे या रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करे या दोनों को एक्सप्लेन करे। ठीक, अब देखिए पहला उन्होंने इसके थ्योरम से क्या परिभाषित करती है, हाइगेंस थ्योरम परिभाषित क्या करती है, तो पहला परावर्तन को परिभाषित करती है, दूसरा रिफ्रैक्शन को, दूसरा रिफ्रैक्शन को, अपवर्तन। अब अपवर्तन जानते होंगे कि उन्होंने साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इन्होंने ये बात, यानी हाइगेंस थ्योरम इन दोनों को एक्सप्लेन करता है। और क्या एक्सप्लेन करता है, तो इंटरफेरेंस को। लेकिन न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरम है वह एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन दोनों किया था। और हाइगेंस थ्योरम देखिए ई किया, ई भी किया, अपवर्तन इंटरफेरेंस भी,
इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन को भी विवर्तन। अब देखिए हाइगेंस थ्योरम जो है ना किसको एक्सप्लेन किया, तो रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, लेकिन कैन नॉट एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन, यहां लिख रहे हैं नॉट एक्सप्लेन, और किसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो देखिए यह एक्सप्लेन नहीं किया, नॉट एक्सप्लेन, तो पहला हो गया पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन यानी विवर्त, ध्रुवन को, यह ध्रुवन को एक्सप्लेन नहीं किया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, यानी दो चीज एक्सप्लेन इससे नहीं हुआ। लेकिन देखिए न्यूटन से तो ज्यादा पॉइंट को इन्होंने तो एक्सप्लेन किया। न्यूटन तो मात्र दो एक्सप्लेन किया था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेकिन इसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इनको एक्सप्लेन कर दिया, भले ही पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखिए क्लियर। अब देखिए न्यूटन सॉरी हाइगेंस ने यह थ्योरम अपने थ्योरम के अनुसार इन इन चीजों को एक्सप्लेन किया। क्लियर। अब देखिए तो अब देखिए हाइगेंस का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो हाइगेंस की जो प्रिंसिपल है, हाइगेंस की जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो हाइगेंस का प्रिंसिपल है, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो इसका पहला उन्होंने हाइगेंस प्रिंसिपल में वेव फ्रंट को एक्सप्लेन किया, तरंगाग्र। देखिए वेव फ्रंट जो है ना उसने कैसे एक्सप्लेन किया, पहले वेव फ्रंट समझिए। देखिए वेव फ्रंट होता क्या है, तो वेव फ्रंट होता है जैसे हम गुब्बारा लिए और गुब्बारा में जैसे जैसे हवा भरते हैं, गुब्बारे का फेस जो है ना आगे की ओर आता है। अच्छा एक बात बता, गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं, सामने से कोई देखता है तो लगता है कि उसकी ओर जा रहा है, क्या उसके ओर जा रहा है? गुब्बारा में जब हवा डालते हैं तो क्या हमारे सामने वाले के तरफ ही जाता है? नहीं, या वो तो चारों ओर जाता है, लेकिन उसको क्या लगता है, फ्रंट दिखता है, फ्रंट दिखता है, जिसका फेस ऑफ वाइब्रेशन जब होता है। जैसे हम क्या करें, आप लोग जब छोटे होंगे तो नदी तालाब में कंकड़ मारते हैं, तो जब जैसे ही कंकड़ मारते हैं ना, देखिएगा उसमें जो है ना वेव बनता है और वह धीरे धीरे किनारे तक आता है, तो उसका फेस जौन है वह हमारे तक आता है, वो तरंगाग्र है। वह क्या है, तरंगाग्र है। तो इन तरंगाग्र जो होते हैं ना अलग अलग के होते हैं, तो उस सब बताएंगे आप लोग को। पहले वेव फ्रंट देखिए, तरंगाग्र क्या है, तो तरंगाग्र समझ गए होंगे कि तरंग जौन होते हैं वे जो आगे बढ़ते हैं, जिनका फेस और वाइब्रेशन समान होता है, ऐसे लिख रहे हैं। वेव फ्रंट बोलते हैं, वेव फ्रंट is a locus of all point of medium, all point of medium
all point of medium which are vibrating same phase, which are vibrating same phase, यानी जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र किसी माध्यम में एक सतह है, एक क्या है, प्लेन है। तरंगाग्र किसी माध्यम में एक प्लेन है जिसकी फेस ऑफ वाइब्रेशन एक समान होती है। अब देखिए, वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग सेम फेज। देखिए, जो वेव तरंगाग्र होते हैं वह किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम के एक प्लेन है, यानी तरंगाग्र किसी माध्यम में एक ऐसा प्लेन है जिसकी फेस ऑफ वाइब्रेशन, जो फेस ऑफ वाइब्रेशन होता है वह एक समान होता है। देखिएगा, जब हम कंकड़ मारते हैं या लहरें उठती है तो जब किनारे पर टकराती है ना तो एक साथ टकराती है, जिनका फेस ऑफ वाइब्रेशन समान होता है। ये नहीं कि किसी का वाइब्रेशन कभी हुआ, किसी का वाइब्रेशन कभी हुआ, तो उसको तरंगाग्र माने तरंगों का समूह नहीं बोलेंगे, क्या अलग अलग तरंग नहीं, एक साथ हो, तो उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। अब देखिए, वेव फ्रंट का जो हम लोग एक इक्वेशन में लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखिए है क्या, इसकी जगह हमने फाई कैसे ले लिया। देखिए, वेव का एक इक्वेशन है, लाइट वेव का इक्वेशन है, y जो है ना, y है क्या, तो यह डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट या एटम। पॉइंट ले लेते हैं, जो पॉइंट है उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, या ऑब्जेक्ट का, एटम का, कण का जो है ना, वो कण का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जो x है ये भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो है वेव है। अच्छा, इन पूरा को हम बोलते हैं फेस, इस पूरा को हम बोलते हैं फेस। फेस क्या है, अच्छा देखिए, इसमें इतना को या इतना को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। देखिए, पथांतर होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है, ओमेगा टी प्लस के एक्स फेस होता है, यह पूरा को हम फेस बोलते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, यह समझ गए होंगे कि तरंगाग्र जो होता है किसी माध्यम में एक प्लेन है जिसका फेस ऑफ वाइब्रेशन समान होता है। अब इसका इक्वेशन जो होता है, वेव का इक्वेशन जो होता है, इस पर अभी ज्यादा आप लोग को दिमाग लगाना नहीं है, ऐसा इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन तब तक समझिए है क्या फेस, तरंगाग्र है क्या, तो ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट सोर्स है, इस सोर्स से टी टाइम में कोई लाइट रे यहां से निकली, कोई लाइट वेव निकला और चलते चलते यहां आया, एक्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। दूसरा देखें टी टाइम में, तो वह यहां आएगा, यहां आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे निकलेंगे। अब इनका एक्स डिस्टेंस पर देखें, टी टाइम में अगर देखा जाए तो ये एक्स डिस्टेंस चला,
ये भी x डिस्टेंस, ये भी x डिस्टेंस, ये भी। अच्छा यह पूरा जो होगा ना यह फेस होगा, यानी यहाँ फेस, हम अगर फेस की बात करें जैसे t1 टाइम ले तो फेस क्या होगा ओमेगा t1 प्लस के एक्स। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ y डिस्टेंस लें और t2 टाइम ले तो क्या लिखेंगे ओमेगा t2 प्लस के वाई, क्या ऐसे लिखेंगे। तो फेस लिखना होगा तो हम फेस लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, अपना जो वैल्यू दिया रहेगा बैठाएंगे ओमेगा t1 प्लस के एक्स। अगर यहाँ z दे दिया तो ओमेगा मान टाइम जो भी हो टाइम की जगह, और डिस्प्लेसमेंट जो है वेव का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बैठाएंगे। ठीक, अच्छा इन पॉइंटों को x डिस्टेंस पर सभी यहाँ आए t टाइम में मिला दे तो यहाँ पर ऐसा मिलेगा, ऐसा शेप बनेगा ना। ऐसा जो शेप बन रहा है यह देखिए सभी मिले लोकस ऑन, सभी एक वाइब्रेशन ऑन सेम फेस में मिला है। अच्छा देखिए यह सर्कल बना है कि स्फेरिकल स्फीयर है, यहाँ सर्कल है कि स्फीयर है। देखिए यहाँ पर जो है ना यह स्फीयर है, ठीक है। ये देखिए 3 डायमेंशनल है, जो किसी पॉइंट से लाइट निकलेगा तो हर एक डायरेक्शन में होगा, उस एक्स डायरेक्शन में सभी, एक्स डायरेक्शन में सभी, उसको हम मिलाएं तो वह गेंद जैसा होगा उनकी फेस। तो यह फेस जो बना है ना यह स्फीयर जैसा बना है, तो इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट या स्फेरिकल वेव फ्रंट, तरंगाग्र बोलेंगे, क्या गोलीय तरंगाग्र। अब देखिए तरंगाग्र समझ गए, वेव यानी हाइगेंस का पहला प्रिंसिपल क्या है, तो पहला याद रखना बाबू, तरंगाग्र किसी माध्यम में एक प्लेन है जिसका फेस और वाइब्रेशन एक समान होता है, ठीक है। और फिर सब वाइब्रेशन क्या होता है तो देख ही लिए। देखिए दूसरी बात उन्होंने क्या बोला प्रिंसिपल में कि दूसरी बात उन्होंने क्या बोला, चलिए यहां लिख लेते हैं। सेकंड बोला कि द डायरेक्शन ऑफ वेव propagation, the direction of wave propagation always perpendicular to wave front। देखिए क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन या प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ, यहां वेव लगा लीजिए, प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। देखिए क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो तरंगाग्र होते हैं हमेशा लंबवत होते हैं तरंग के चलने की दिशा की, यानी तरंग के, प्रकाश तरंग के चलने की दिशा के लंबवत समझ जाएंगे, लंबवत तरंगाग्र होता है। यानी समझ गए होंगे कि प्रकाश जो चल रहा है, जैसे देखिए तरंगाग्र बना रहे थे, यहाँ कैसे बनाए थे, यहाँ देखिए जैसे मान लेते यहाँ पॉइंट सोर्स है, इस सोर्स से वेव ऐसा निकल रहा है, ऐसा 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 निकल रहा है, ऐसा वेव निकल रहा है, पॉइंट सोर्स है तो ऐसे निकलेगा कि नहीं। जैसे हम बॉल जलाते हैं, जैसे हम टर्च जलाते हैं, कोई पॉइंट करके वहां से लाइट इमिट करते हैं, निकालते हैं, देखिएगा वहां से कैसा लाइट निकलता है चारों तरफ। अब देखिए उन्होंने कहा कि जो वेव चलने की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हमेशा वेव फ्रंट होता है। जैसे तो अगर यह वेव है तो इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यह है तो ऐसा डालेंगे, यह है तो ऐसा, देखिए तो कैसा बनते जा रहा है, ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर ही होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा, ये होगा, देखिए तो स्फेरिकल बन गया कि ना। यानी फेस जो वेव फ्रंट होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, वेव के चलने के डायरेक्शन,
जिस डायरेक्शन में चलेगा ऐसे चलेगा तो वेव फ्रंट ऐसे, आप ऐसे चलेगा तो उसके परपेंडिकुलर। क्या? तो ये बात ध्यान रखना कि उसके प्रिंसिपल में ही बात बोला गया कि प्रकाश तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तरंगाग्र होता है। अब देखिए तरंगाग्र कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। देखिए वेव फ्रंट तरंगाग्र के प्रकार, तो तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, और तीसरा हो गया और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, यानी यह हो गया गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। 3 तरह के तरंगाग्र हो गए, ठीक। वेव फ्रंट, स्फेरिकल, प्लेन और सिलिंड्रिकल। ध्यान रखना याद यहीं का ही हो जाएगा, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, प्लेन, वेव फ्रंट क्या है। कभी कभी इससे क्वेश्चन भी दे देता है, तो ध्यान रखना। इधर मिटा दे। देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, इस बात को देखिए। देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट जो बनता है वह बनता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से। तो देख लीजिए जैसे, यानी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ये है। अभी देखिए यहां से मान लेते हैं लाइट ऐसे, अब देखिए वेव के रूप में हम लोग लेते हैं, तो लाइट ऐसे हम कहेंगे, ऐसे वेव के रूप में। लेकिन जानते हैं क्यों ऐसा हम नहीं करते हैं, ऐसा वेव क्यों नहीं दर्शा रहे। स्ट्रेट लाइन ऐसे पॉइंट है, तो यहाँ ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींच दिए, ऐसे लाइट निकल रहा है। ऐसा जानते हैं क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, बताए थे आप लोगों को, तो नैनोमीटर में होती है। क्या? यानी यह इतना छोटा होता है कि बहुत छोटा ऐसा चलता है। कंपन तो है, वाइब्रेशन तो है, लेकिन बहुत छोटा वाइब्रेशन है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन में दिखा दे रहे हैं। क्या? तो जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे यहाँ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे इस डायरेक्शन में ऐसे हर एक डायरेक्शन में लाइट जो है ना इमिट होगी। लाइट का मतलब वेव, लाइट वेव निकलेगी। अब देखिए ध्यान दें, अभी जो लाइट चारों तरफ निकल रही है ऐसे ऐसे, हम क्या करेंगे, अब इसमें वेव फ्रंट बनाना। तो वेव फ्रंट क्या बोला कि प्रकाश जिस डायरेक्शन में चलेगा उसके लंबवत वेव फ्रंट हो। तो इसके परपेंडिकुलर डाल लीजिए, मान लीजिए यहाँ हम इस पर डाल रहे हैं, इस पर। अच्छा इस पर जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसा है तो वेव परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है तो वेव फ्रंट ऐसा, ऐसा है तो वेव फ्रंट। अच्छा इसका मतलब हम ऐसे मिला दें, ऐसे आ जाएगा। कुछ अलग टाइम पर जो वेव फ्रंट होगा वही होगा हर एक टाइम। अच्छा एक बात बताइए, जो वेव फ्रंट बनेगा, जैसे मानिए टी टाइम पर इतना डिस्टेंस, ये भी एटम्स, ये भी वेव जो इतना ही होगा, ये भी इतना ही। इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं। अच्छा मान लीजिए यह 2 सेकंड में यहां तक है, इस उसी अनुसार इसके लिए कैलकुलेट करें 2 सेकंड में, तो ये भी उतना ही होगा, उतना ही उतना ही उतना ही। अब वेव फ्रंट बनाना है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखो तो दिख कैसा रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट दिख रहा है कि ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट दिख रहा ना। यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, इफ द source of light is to be point
इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज टू बी पॉइंट, अगर सोर्स ऑफ लाइट क्या हो, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो, तो वह कैसा तरंगाग्र बनाएगा, गोलीय तरंगाग्र। यदि, या लिख सकते हैं बिंदुवत प्रकाश स्रोत, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से बने हुए तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। यानी इफ द सोर्स ऑफ लाइट, या द सोर्स ऑफ लाइट इज टू बी पॉइंट, देन टू क्रिएट, देन टू फॉर्म कैसा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। या इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज टू बी ए पॉइंट, क्या अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो वह कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, तो स्फेरिकल। क्लियर। अच्छा देखिए, अब देखते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो देखिए प्लेन वेव फ्रंट जो बनता है वह कैसा बनता है। देखिए प्लेन वेव फ्रंट जो होता है ना, यहां देखो, जब लाइट जो है ना इनफाइनाइट से आए, यानी पैरेलल लाइट रे हो, तो पैरेलल लाइट रे कहां से आएगा, इन्फिनिटिव से। यानी द सोर्स ऑफ लाइट रे प्लेस्ड एट इन्फिनिटिव, देन टू फॉर्म प्लेन वेव फ्रंट, या पैरेलल वेव टू क्रिएट प्लेन वेव फ्रंट। देखिए हम लोग क्या देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यह पैरेलल वेव है या पैरेलल लाइट रे है, ठीक है, ऐसा जा रहा है, हमको वेव फ्रंट बनाना है। तो वेव फ्रंट अभी क्या लिखे थे कि लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो हम लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर, इस पर भी डाल सकते हैं, इस पर भी यही होगा, इस पर भी यही होगा, ठीक। यानी इसका मतलब वेव फ्रंट ऐसा होगा, प्लेन होगा, होगा कि ना, ऐसा प्लेन होगा। यहां भी हम डाल सकते हैं, ऐसा होगा, सभी एक देखिए परपेंडिकुलर। क्लियर। यानी देखिए यह प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट समतल तरंगाग्र। क्लियर। यानी हम क्या लिखेंगे कि इफ द सोर्स ऑफ लाइट रे, द सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट इंफिनिटिव, एट कहां, इंफिनिटिव, देन टू फॉर्म then to form plane wave front, यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर हो तो समतल तरंगाग्र बनाती है। क्लियर। देखिए द सोर्स ऑफ लाइट, या बोल सकते हैं पैरेलल वेव टू फॉर्म प्लेन वेव। और अमन इंफिनिटी पर बोल देंगे तभी वही बात, जब इंफिनिटिव से लाइट आती है तो ऑलरेडी जानते हैं कि वह पैरेलल होगी, क्या। तो यदि प्रकाश स्रोत इंफिनिटी पर हो, यानी जिस स्रोत से प्रकाश आ रही है वो कहां हो, इंफिनिटी पर हो, तो समतल तरंगाग्र बनाती है। क्लियर। यानी समतल तरंगाग्र किसको बोलेंगे, तो वैसा तरंगाग्र जो समानांतर प्रकाश किरणों से बनती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, वैसा तरंगाग्र जो समानांतर वेव से बनती है। क्लियर। ठीक। अच्छा एक और बचा, एक क्या है, लास्ट है हमारा क्या, क्लियर है, प्लेन वेव फ्रंट, क्या।
अब सिलिंड्रिकल देखिए, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बेलनाकार, बेलनाकार तरंगाग्र। देखिए बेलनाकार क्या, देखिए वेव फ्रंट बेलनाकार कैसे होता है, तो जब सोर्स ऑफ लाइट रे लीनियर हो, देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसा, तो इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, वही वेव फ्रंट होगा। तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, परपेंडिकुलर तो यही होगा, परपेंडिकुलर ऐसा होगा कि ना। यह मान लेते हैं लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसा लीनियर है, रेखीय सोर्स ऑफ लाइट है, तो ऐसा वेव फ्रंट होगा। अब इसको मिलाएंगे तो देखिए, तो इसको मिला दें तो यह बेलनाकार जैसा दिख रहा है कि ना, यह कैसा दिख रहा है, बेलनाकार दिख रहा है कि ना, यानी यह बेलनाकार शेप में हो, परपेंडिकुलर डाल दें। देखिए यानी लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो, इफ द सोर्स of light the source of light is to be linear, then to form cylindrical wavefront। जब प्रकाश स्रोत रेखीय होती है तो कैसा वेव फ्रंट बनता है, बेलनाकार होती है तो बेलनाकार तरंगाग्र बनता है, या बेलनाकार तरंगाग्र किसे कहेंगे, तो रेखीय प्रकाश स्रोत से बने हुए तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। रेखीय प्रकाश स्रोत से बने हुए तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र, यानी इफ द सोर्स ऑफ लाइट रे is to be linear then to form cylindrical wave front। बात तो क्लियर है कि वेव फ्रंट कितने, तो 3, एक हो गया क्या, गोलीय, दूसरा समतल और तीसरा बेलनाकार। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही। थैंक यू।